हाय, वेलकम टू रामबाण। मैं हूं आपका होस्ट उमेश टिकारा और आज मैं बात करूंगा मेरी लर्निंग्स की 2025 से 2026 में और मेरे एक ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि एक अपने आप में एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो आप, बिकॉज वो 50 से 51 साल में आई और वही सब कुछ करते हुए आई जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, विच इज़ हॉलिस्टिकनेस। और एक लर्निंग लेते हैं आज की, क्या है ये हॉलिस्टिकनेस, और मैं आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों हमें ज़रूरत है हॉलिस्टिक होने की, क्यों इस पूरे सब्जेक्ट हेल्थ सब्जेक्ट को देखने की ज़रूरत है एक अलग नज़रिए से, रादर देन व्हाट वी करंटली व्यू इट एज, और कि हम कैसे इसको समझते हैं। एक हॉलिस्टिकनेस की ज़रूरत है, एक हॉलिस्टिक सोच की ज़रूरत है, और इस एपिसोड में मैं उसको आपके आगे समझाता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन यू टेक अ कॉल ऑन दैट वेदर व्हाट आई एम सेइंग मेक्स सेंस टू यू और नॉट। तो ये जो 25 से 26 का सफ़र रहा, ये मेरे लिए मैं दिसंबर टू दिसंबर बात करते हैं तो मैं 50.5 साल का से 51.5 साल का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रहा एक साल का, तो ये एक बहुत मायनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसीलिए मैंने पूरे साल की जो रिसर्च थी ये मैं सारे साल एक कंटिन्यू की, बिकॉज आई वांटेड टू सी, क्योंकि 50 से 51 का बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। एक तो हमारा नेचुरल डिक्लाइन शुरू हो जाता है। नेचुरल डिक्लाइन होता है कि जब आपका जो सिस्टम, जो रॉबस्ट सिस्टम था, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, वो आराम आराम से लो होना शुरू हो जाता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत कमी आनी शुरू हो जाती है। अब ये रिसर्चेज में भी बताया कि भाई तकरीबन 1% के आसपास हम अपना मसल मास लूज करते हैं पोस्ट 50, लेकिन वो किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी परसेंटेज में, दैट डजंट काइंड ऑफ अलाउ अस टू गेट अनफिट एट 70, 80 और 85, यू नो। वो फिर भी बहुत स्लो प्रोग्रेशन है, उसमें भी हम जी सकते हैं काफ़ी लंबा और हेल्दी बिना हॉस्पिटल जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरी हैं। तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं है, थैंकफुली, कि भाई मैं बीमार नहीं हूँ या मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। तो मेरे लिए ये एक ऐसी रिसर्च, प्योर रिसर्च कह सकता हूँ मैं, कि जिसमें मैंने ये देखा कि मैं एक साल बड़ा हूँ, मैं उस टेन्योर में बड़ा हूँ एक साल अपने एज में, जिसमें लोग एक नेचुरल डिक्लाइन शुरू होना चाहिए, और मेरा एक्चुअली मैं इंप्रूव हुआ हूँ बहुत सारे मार्कर्स में। अब वो जब मार्कर्स की बात आती है तो हॉलिस्टिकनेस की बात आती है कि क्या दर्शाता है कि आप हेल्दी हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फिट एंड बीइंग हेल्दी। बीइंग फिट मीन्स कि आप ये मेरी पिक्चर देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो पहले ही बहुत हेल्दी है, यू नो, बहुत फिट है। बट कैसे फिट है? मस्कुलरली फिट है ना, तो वो एक एस्पेक्ट है मेरे पिलर्स में, 4 पिलर्स में, मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ, माने कि यार ये आदमी ठीक है मसल में और उसमें फिट है और ये फिट दिखता है। ऐसे कोई रनिंग कर रहा होगा, कोई ज्यादा लिफ्ट करता है तो उसको जनरली कहा जाता है कि आप बहुत फिट हो, लेकिन एक जनरल सेंस में ये एक डिसबिलीफ है कि हम उसको हेल्दी बोल देते हैं और मान लेते हैं कि वो हेल्दी है। और इसीलिए हम बहुत सरप्राइजिंग लगता है जब हमें देखते हैं कि यार किसी बहुत अच्छे हेल्दी इंसान को कोई सडनली कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हार्ट का इशू आ गया, या कोई शुगर लेवल्स हाई हो गए, या हार्ट अटैक आ गया, विच इज लाइक प्रीटी कॉमन दीज डेज आई वुड से। और तो क्यों, अगर वो इतने हेल्दी हैं तो वो चाहे 1% को आ रहा है, जो 2% को आ रहा है, 5% को आ रहा है, क्यों आ रहा है वो तो काउंटर इंट्यूटिव है ना, कि भाई मैं एक तरफ तो हेल्दी हूं, ऊपर से मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक का मतलब ही ये है कि आप हेल्दी नहीं हो। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो ये डिफरेंस है कि जब किसी को आप फिट बोलते हो, तो जैसे आप मेरी पिक्चर देखोगे तो आप कहोगे यार ये फिट है, मैं फिट हूं, यस, बट क्या मैं हेल्दी हूं? मैं इस चीज को समझते हैं इस पॉडकास्ट में कि हेल्थ और इसमें कितना डिफरेंस है फिटनेस में। हेल्थ माने अक्रॉस द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन, ओके, इंक्लूडिंग द माइंड। अब उसको आप कैसे देख सकते हो? तो वो मैं 4 पिलर्स में डिवाइड करता हूं: कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ और माइंड हेल्थ। ब्रेन हेल्थ माइंड हेल्थ में ही आ जाती है। तो अब इसको एक एक करके चेक करते हैं कि यार मैंने क्या किया ऐसा जो मैंने अपनी हेल्थ को, मैं कह रहा हूं कि मैंने इंप्रूव की इस एक साल में, और मेरा क्या बेसिस है वो कहने का। तो उसको समझते हैं, और वो बेसिस से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, मोटिवेशन मिलेगा, आप इंस्पायर होंगे कि हाँ यार ये कोई एज नहीं है, मतलब सडनली यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट ओ नो यू आर गेटिंग एज, यू आर गेटिंग ओल्डर। नो, यू कैन, आई मीन
brain wise we always have known this, right? As you grow older you get wiser. तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार हेल्थ में भी चलो आप ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि everybody can get healthier to an extent like looking like an athlete like me. No, okay, fine. There are a lot of things that you have to do or must know to be able to become that. But कुछ तो कर सकते हैं ना, हम हेल्थ को रोक ही सकते हैं जिस लेवल पे है यार, इसी पे चलते हैं और ज़्यादा डिटेरिएट नहीं करते हैं. तो इसलिए ये कई मायनों में इंस्पायरिंग है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ की. पिक्चर्स देखते हैं. अब आप इन पिक्चर्स को जब ध्यान से देखेंगे तो 2024 दिसंबर एंड दिसंबर 2025 आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी इंसान एक साल की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकता है, यस, बट इस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत एक यूनिक होती है. क्योंकि अगर आप मेरी खाली 2024 की पिक्चर देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो ऑलरेडी पीक हेल्थ में है, अब इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है. इसीलिए इंटरेस्टिंग है, इफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा 2025 से कि क्या वो इंप्रूव दिख रही है. मेरे हिसाब से काफी, मतलब उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं फिटनेस के, ये काफी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है. स्पेशली व्हेन यू आर एजिंग, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 50 to 51 years or 51 years to 52 years rather. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तो मस्कुलोस्केलेटल चेक हो गया कि हाँ यार ये हेल्थ में इस मार्कर में इंप्रूव हुआ. तो ये मेरे लिए एटलीस्ट ये चेक था. सेकेंड था मेटाबॉलिक हेल्थ. अब मेटाबॉलिक हेल्थ को चेक करने के लिए बेस्ट होता है आपका ब्लड रिपोर्ट. और ब्लड रिपोर्ट में कुछ मार्कर्स हैं. चलो कुछ तो जनरल है कि आपके लीवर हेल्थ कैसी है, थायराइड फंक्शन कैसा है, वाइटामिन मिनरल्स का क्या प्रोफाइल है. कोलेस्ट्रॉल को मैं नहीं मानता, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड को मानता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड किस लेवल पे है. और जनरल रिपोर्ट लाइक किडनी का क्या हाल है, ऑल दैट. बट जो आपका एक तरह से मैं कहता हूँ डिक्लाइन दिखाता है या एक ऐसा इशू दिखाता है जो कि हिडन है और वो डेफिनेटली बाद में जाके इट विल बिकम कॉजल, और वो कुछ भी किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है. फैटी लिवर में, शुगर में, बीपी में, किसी भी चीज़ में आ सकता है, हार्ट की बीमारी में. तो वो है इन्फ्लेमेशन. तो हमारे ब्लड रिपोर्ट में सी रिएक्टिव प्रोटीन एक होता है जो कि एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है. आपके लिए इतना ही समझना बहुत है. तो सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर आपका रेंज से बाहर है तो आपको इन्फ्लेमेशन है. अब सवाल ये उठता है कि यार वो इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं इतनी चिंता क्यों करूं, राइट? तो जनरल क्वेश्चन कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट इन योर बुक्स. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि क्या इन्फ्लेमेशन होती क्या है. कि हमारी बॉडी का एक रोजमर्रा का एक रूटीन है और बहुत इंटरेस्टिंग रूटीन है. वो एक उसकी एक क्लियरेंस होती है. वो इम्यून सेल्स, जो हमारे एक इम्यून सिस्टम है, वो पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं. अब क्लीनिंग के अंदर क्या क्या आता है? ऑटोफेजी आती है, माने जो पार्टिकल्स खत्म हो गए, द सेल्स विच हैव डाइड, और प्रोटीन पुराने हो गए हैं, खराब हो गए हैं, कहीं रिपेयरिंग की जरूरत है. तो बहुत कुछ हो रहा है, बिलियंस ऑफ इंटरेक्शंस आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, राइट? तो उसकी जो क्लीनिंग सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम का काम है, उसकी क्लीनिंग करते हैं. अब जब आपकी इम्यून सिस्टम क्लीनिंग करता है तो जहां पर भी वो क्लीनिंग नहीं कर पा रहा और उसे दिक्कत दिखती है तो वहां पे वो एक हिसाब से उसको रेड मार्क कर देता है. इम्यून सिस्टम जैसे बॉडी में चल रहा है, लेट से ऐसे चल रहा है, ओके, तो उसको लगा यहां कुछ दिक्कत है यार, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, तो उसने रेड मार्क कर दिया. अब उसके रेड मार्क करने से क्या होता है? तो आपका पूरा जो इम्यून रिस्पॉन्स है दैट रीचेज आउट टू दैट साइट. ये एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है कि चलो यार इसको अटेंड करते हैं, इसको ठीक करते हैं. अब उसमें क्या हुआ? बहुत अच्छा प्रोसेस है, हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. अब उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर हुआ क्या कि जो मान लो, अब आप इसको दूसरे एंगल से समझते हैं, एनर्जी के एंगल से, कि भाई आप हर रोजमर्रा में आप मान लो 10 एनर्जी और या 10 फ्यूल कह लो या कुछ भी कह लो उसको, कि 10 टोटल एनर्जी है जो आपको चाहिए, जिसमें आपकी एक ट्रेनिंग भी आ गई, ऑफिस जाना भी आ गया, काम करना भी आ गया, सोना भी आ गया, सब कुछ आ गया, टोटल 10. जैसे ही ये इन्फ्लेमेशन हुआ आपकी बॉडी में आई तो आप अब बॉडी में पूरी की पूरी 10 एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एनर्जी इन्फ्लेमेशन में जाएगी. तो जिस तरह की इन्फ्लेमेशन उसी तरह का रिस्पॉन्स. तो वो हो सकता है 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए 10 में से,
तो आपके पास उतनी एनर्जी अब नहीं है जीने के लिए जितनी आपके पास रोजमर्रा में होती है, तो बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। ये एक बहुत, इसका मैं अलग पॉडकास्ट बनाऊंगा, बट ये एक कारण भी है जो मोटे लोग हैं वो पतले नहीं हो पाते, बिसाइड्स दे आर ईटिंग 2 चपातीज एंड दे डोंट हैव एनी इश्यूज, ये एक कारण है। तो ये इन्फ्लेमेशन से एक तो प्रोडोमिनेंटली सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं बचती है, तो हमारी बॉडी कम एनर्जी में काम चलाना शुरू कर देती है। एक इन्फ्लेमेशन का दूसरा नुकसान ये है कि ये अपने आप ठीक नहीं हो सकती। इट्स ट्रेजिक, आई नो, कि इतना सिस्टम बना हमारा ऑटोमेटेड, ये क्यों नहीं बना कि यार इन्फ्लेमेशन ही अपने आप ठीक हो जाए? ये अपने आप ठीक नहीं हो सकती। तो या तो एक्सरसाइज से जाएगी, या एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन से जाएगी, या एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन प्लस स्लीप से जाएगी। तो जो भी आपके इश्यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इशू टू इशू, कितनी इन्फ्लेमेशन है वो भी कहाँ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो बताता है हमें कि किस वजह से है वो इन्फ्लेमेशन, तो नंबर्स रिफ्लेक्ट दैट। तो इन माई केस जब मैंने ब्लड रिपोर्ट कराई तो माई इन्फ्लेमेशन वॉज 0, सो इट वॉज 0.2 विच इज ऑलमोस्ट 0 बिकॉज as per my age it should be between I think 3 to 5 या समथिंग, जो उसका एक रेंज है। तो उससे क्या दर्शाते हैं ये रिपोर्ट या ये जो मार्कर्स हैं? ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी ये एज है तो इतनी इन्फ्लेमेशन कोई बात नहीं, इतनी सबको होती है, वो कहते हैं। अब मेरी इन्फ्लेमेशन तो 0 है, तो विच इज लाइक एज गुड एज 25 ईयर ओल्ड। तो यहां से ही पता लगता है कि यार जब अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो बॉडी का जो एनर्जी लेवल्स है वो ठीक काम कर रहा है, और उसकी वजह से, देखिए इंटरलिंक समझना, आप इसको होलिस्टिकनेस को समझना है यहाँ पर, उस सिस्टम की वजह से माय मस्कुलैरिटी लुक्स द वे इट डज, बिकॉज आई एम यूजिंग ऑल माय एनर्जी पोटेंशियली, राइट? तो ये दो सिस्टम्स मेरे लिए खड़े हो जाते हैं इसके बाद कि यार इसका ये भी ठीक है, और बिसाइड्स सी रिएक्टिव प्रोटीन ऑफ कोर्स ऑल माय लीवर नंबर्स एटसेट्रा ऑल इज गुड। तो लिवर एंजाइम्स आर प्रीटी लो एक्चुअली, विच इज अगेन अनदर फीचर ऑफ लिवर के लिवर एंजाइम की एक रेंज है, जैसे यूरिक एसिड की है। ये भी दो इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं, SGPT एंड SGOT, ये दो एंजाइम्स लिवर रिपोर्ट में आपको दिखेंगे। तो इनकी एक रेंज है, अगर वो रेंज आपकी एज पे है तो आप हेल्दी हो, लेकिन यू नो यू कुड काइंड ऑफ कर सकते हो आप उसको क्रॉस। तो उसका लो होना उन एंजाइम्स का एक हिसाब से लीवर हेल्थ को दर्शाता है कि आपकी लीवर हेल्थ अच्छी है। दूसरा एक यूरिक एसिड भी ऐसा ही है कि उसमें रेंज में आएगा कि अगर आपका 5.5 या पता नहीं कितना है तो ठीक है, लेकिन 7 से है, पता नहीं क्या है उसका, तो जितना भी है वो अगर वो एज पे है तो भी वो गलत है, वो एज पे नहीं होना चाहिए। तो एनीवे, सो माय मार्कर्स वर ऑल गुड दैट एज पर माय मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो वो दोनों ने रिफ्लेक्ट किया कि हाँ यार ये हेल्दी हुआ है इस 1 साल में, मैं हेल्दी हुआ हूँ इस 1 साल। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरा जो पिलर है वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का। वो कैसे चेक हुआ कि भाई एक तो हो गया मेरी मसल ठीक है, दिखता ठीक है, लीन हूँ, फैट कम है, इन्फ्लेमेशन है नहीं, ब्लड रिपोर्ट ठीक है, तो एक तो ये मार्क। दूसरा होता है एक एनर्जी का, ताकत का, इन सम सेंस के, नॉट ताकत एज इन लाइक कि भाई कितना तुम पुल कर सकते हो, वो सब नहीं, लेकिन एक ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ, बीइंग ह्यूमन आप में अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो उसका एक बहुत अच्छा मार्कर है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स लेते हैं या कई प्रोफेशनल्स स्टेरॉइड्स लेते हैं वो बूस्ट करने के लिए। तो वो एक एनर्जी का भी हार्मोन है, सेक्स हार्मोन तो है ही, बट वो एक एनर्जी का भी हार्मोन है बहुत। और बोन हेल्थ में, बॉडी रिपेयर में, हार्मोनल ट्रांसपोर्टेशन में, ब्रेन हेल्थ में, सब जगह उसका रोल है। तो जब अगर वो आपका नॉर्मल रेंज में है या हाई है, तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो भी पीक पे है, आपकी स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और चूंकि एनर्जी की जो एक पीक है वो ये भी दर्शाती है कि आप अगर उस एनर्जी के साथ जी रहे हैं तो आपकी मस्कुलोस्केलेटल और सारी ये हेल्थ, जहां जहां एनर्जी आपको चाहिए वो ठीक है। सो आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। तो वो भी हाई है मेरा, काफी रेंज से भी मतलब थोड़ा ऊपर है। तो उससे मेरे को ये लगा कि हाँ यार ओवरऑल एनर्जी इज गुड, ओवरऑल बॉडी इज फिट एंड ऑल दैट। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ चेक करता हूं। तो कैसे करूं? तो मैं बहुत सालों से रन नहीं करता लंबा, तो आई सेड चलो यार लेट्स टेक अप रनिंग एंड सी व्हाट हैपेंस, यू नो हाउ मच आई हैव एक्चुअली गेन्ड हेल्थ इफ एट ऑल। तो इसको भी चेक करते हैं। जबकि मेरे को एक सस्पिशन थोड़ा सा ये रहता था कि यार तुम
जैसे कहते हैं ना यार मैं रनिंग बहुत दिन बाद कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो मुझे भी ये लगा मैं यार बहुत दिन बाद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था बिकॉज आई हैव स्टडीड ऑल दिस कि यार एक दो सेशन लगेंगे, you'll catch up. अगर तुम्हारी है वो कैपेसिटी रनिंग की, you'll catch up in a couple of sessions, you don't need more, and that's what exactly happened. So I am actually running these days as good as I was running at 40-41. तो वो भी चेक हो गया कि चलो यार ये यहाँ पे भी इन्होंने इम्प्रूव किया है बिना भागे हुए, या सेम है, और आइदर वे डजंट मैटर, तो इम्प्रूवमेंट मानता हूँ मैं उसको, राइट। एक बढ़ती हुई एज में मेंटेन करना भी इम्प्रूवमेंट है। लास्ट पिलर आता है माइंड हेल्थ। अब माइंड हेल्थ को हम डिमीन करते हैं और थोड़ा सा इग्नोर भी करते हैं। हम यही समझते हैं कि यार माइंड हेल्थ का मतलब तो ये है कि यार ये आदमी को इसको ज़रूरत है, इसका मतलब ये हेल्दी नहीं है मेंटली, और ये सब ऐसा नहीं है, या इसको स्ट्रेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। माइंड हेल्थ का मायने, माइंड हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है पूरे हमारे हेल्थ पैराडाइम में, और ये कारण भी काफ़ी केसेस में हो सकता है माइंड हेल्थ, आई मीन wherever a young person is suffering with something, otherwise healthy looking person or otherwise very active and fit person is going through something, वो एक माइंड हेल्थ का भी रोल हो सकता है उसके अंदर। अब इस अगर आप चारों हेल्थ पैरामीटर्स को ऐसे चेक किया तो आपको ये एक समझ में आता है कि यार हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव हुई, क्योंकि माइंड हेल्थ आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट इट बिकॉज आई स्टडी लॉट ऑफ इट, तो वो मेरा हमेशा एक पार्ट एंड पार्सल है, तो वो उसमें मेरा आई डोंट थिंक आई स्कोर लो इन इट। आई एम बेसिकली गेटिंग वाइजर as I'm aging, because I'm studying more of spirituality, trying to understand it, more of brain science, trying to relate spirituality with brain science, and in fact I've just finished a book as well on this whole concept, और उसके अंदर मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि we are born spiritual because we are born holistic। तो हम स्पिरिचुअलिटी को एक अलग एंगल से देखते हैं, तो मैं आपकी बॉडी के जरिए, इन चार पिलर्स के जरिए, और हार्मोन्स और जो भी विटामिन्स मिनरल्स उनके जरिए मैं समझा रहा हूँ, और उसको पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूँ कि, और एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आर वी बॉर्न टू बी स्पिरिचुअल। तो आई जस्ट फिनिश्ड दैट बुक, इट इज करंटली इन प्रूफ रीडिंग, शुड बी आउट सून, आई लेट यू नो, बट द बुक इज ऑल अबाउट दिस। क्योंकि ये मेरे पूरे साल में एक ये देखा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे कराया, ऐसा नहीं कि अभी आके ब्लड रिपोर्ट कराई, ब्लड रिपोर्ट 3-4 महीने पहले कराई, पूरे साल का प्रोसेस होता है। और ये जैसे मैंने कहा कि 2 मायनों में इंपॉर्टेंट स्टडी है, बिकॉज एक कि मैं 51 से 52 साल की उम्र में जा रहा हूँ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट आई वॉज ऑलरेडी फिट, सो आई डिड नॉट नीड एनी इंप्रूवमेंट, आई स्टिल इम्प्रूव्ड। और सबसे बड़ा फैक्टर तीसरा, जो कि मैं यंग बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, यंग जनरेशन को, कि जो प्रोटीन और क्रेटीन और ना जाने कितने अंडे इन सब में विश्वास रखते हैं और खाते हैं, कोई बुरा नहीं है। मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, काफ़ी बार छोड़ देता हूँ, पर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, आई फाइंड इट नाइस। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप लेना चाहते हैं, बट उसके लिए मैडनेस जो है वो गलत है। ऐसे ही क्रेटीन के लिए मैडनेस गलत है, ऐसे ही अंडों के लिए मैडनेस गलत है। आपको अगर बॉडी बनानी है तो वो एक प्रोग्रेशन है। आपने ठीक है, आपने 1-2 महीने 3 महीने में अपनी डाइट सुधारी, बॉडी बनाई, पर आपका जो मेन, जो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो चैलेंज आएगा वो तब आएगा कि जब आपने वो सब डाइट खाना छोड़ा, क्या आपने वेट गेन किया या आप अभी भी हेल्दी हैं। दैट इज वेयर इट टेल्स यू वेदर यू आर हेल्दी और नॉट। अगर आप एकदम उसको सब कुछ छोड़ते ही, नॉर्मल डाइट पे आते ही अगर आप मोटे हो रहे हो, तो आप हेल्दी नहीं हुए। आपने बॉडी को उस कॉर्नर में धकेल दिया, वो चली गई, वो बन गई, और वापस जब आए तो फिर वही हो गया। और ये सब करते करते यू विल एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द हेल्थ, क्योंकि फिर आप मोटे हो जाओगे, फिर आप कहोगे नहीं यार अब फिर लगता हूं मैं इस चीज पे, बिकॉज आपके माइंड में क्या, आपके माइंड में यार उबला हुआ खाना पड़ता है, अंडे खाने पड़ते हैं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, मेरे को एग्स से एलर्जी है, तो मैं एग्स को टच भी नहीं करता। तो यू कैन सी हाउ आई एम बिल्ट। तो अंडे बहुत जरूरी हैं। तो कोई चीज जरूरी नहीं है, हर एक चीज एक विद इन सिस्टम होनी चाहिए कि कितना आप खा रहे हैं, और उसको फिर आप उससे बाहर भी निकलिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे साल अंडे खा रहे हैं। आई डोंट थिंक एनीथिंग थ्रू आउट द ईयर इज गुड।
कोई भी चीज आपको ब्रेक लेना चाहिए बीच में, स्पेशली ये जो एक्सट्रीम में जाते हो आप 2 अंडे खा रहे हो, खाते रहो सारे साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 10 12 14 अंडे कब तक खाएंगे आप, इसलिए आप फाइनली परेशान हो जाते हो, आपको इंजरी आ जाती है या कहीं पेन आता है और आप सब कुछ छोड़ देते हो, जैसे ही आप छोड़ते हो आप फिर वापस फूल जाते हो, तो वो हेल्थ कहीं काम नहीं आती। ये हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। आप बॉडी बिल्डर्स को या बहुत अच्छे जो बहुत अपने टाइम में बहुत अच्छी बॉडी वाले रहे हैं उनकी हेल्थ को देखिए, उनके बुढ़ापे को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, वो दैट वाज नॉट इनफ, दे डिड वेल बट दैट वाज नॉट इनफ। तो इसीलिए इस हॉलिस्टिकनेस को समझना जरूरी है। एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट विल गिव यू सम इनसाइट्स इनटू दिस कि कैसे हमें इस चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं और एपिसोड्स में, द फॉलोइंग एपिसोड्स आई विल कम अप विद सॉल्यूशंस आल्सो कि कैसे आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और इसका कॉम्बिनेशन करें कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ और माइंड हेल्थ, कैसे हम एक दिन में इसको सबको कर सकते हैं या एक हफ्ते में सबको डाल सकते हैं, या क्या हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल इन द फॉलोइंग पॉडकास्ट। Until then, goodbye and thank you for listening.